आई होप आपको सेकेंड एंड फर्स्ट लेक्चर समझ आ गया होगा। सेकेंड लेक्चर्स में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, लेकिन अब कोशिश करूँगी इस वाले लेक्चर में प्रॉब्लम ना हो। तो लास्ट टाइम हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा था, जिसमें दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, स्लो प्रोसेस होता है। साथ में इसमें कॉम्प्लेक्स भी प्रोसेस है, क्योंकि इसमें दो पेरेंट्स के जीन्स कॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन, ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था जुवेनाइल फेज़। जुवेनाइल फेज़ में आपने पढ़ा था कि जब तक वो मेच्योरिटी तक नहीं पहुंच जाता कोई भी ऑर्गेनिज्म, तब तक उसमें रिप्रोडक्शन नहीं होगा। सेम चीज़ होती है प्लांट में। जब तक प्लांट प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं होंगे, जब तक उसमें लीव्स नहीं आएंगी, फ्लावर नहीं आएगा, तब तक उसमें रिप्रोडक्शन नहीं होगा। तो एनिमल के केस में इसे जुवेनाइल फेज़ कहते हैं, प्लांट के केस में इसे वेजिटेटिव फेज़ कहते हैं। प्लांट में देखा होगा आपने, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है टॉपिक में, कि कुछ प्लांट्स जो फ्रूट्स होते हैं वो सीजनल होते हैं, हर सीज़न में नहीं मिलते हैं, कोई पर्टिकुलर सीज़न में मिलते हैं। जैसे गर्मियों में आम मिलता है, मैंगो मिलता है। इसी तरीके से हर प्लांट हर टाइम नहीं मिलते। तो हमने यहाँ प्लांट को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। एक होते हैं आपके पास एनुअल प्लांट्स, एक होते हैं बाइनियल प्लांट्स, और एक होते हैं पेरिनियल प्लांट्स। तो एनुअल प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जिनकी लाइफ साइकिल 1 ईयर में कंप्लीट हो जाती है। जैसे आपने धनिया का पौधा देखा होगा। अगर आपने आज धनिया मीन्स कोरिएंडर, अगर आपने उसके सीड्स आज डाले हैं, तो 1-2 वीक्स में उसमें से लीफ निकलना शुरू हो जाएंगी। फिर धीरे धीरे वो ग्रो करेगा, उसमें फ्लावर्स आएंगे और सीड आएंगे, और उसके बाद वो मर जाएगा। तो एनुअल प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जिनकी लाइफ साइकिल 1 ईयर में कंप्लीट हो जाती है। 1 ईयर, 1 साल में उनका ग्रोथ भी हो जाएगा, वेजिटेटिव फेज़ भी आ जाता है, रिप्रोडक्टिव फेज़ भी आ जाता है, और ओल्ड एज भी आके उसके बाद उनमें डेथ हो जाती है। तो ऐसे प्लांट्स को हम एनुअल प्लांट्स कहते हैं। वहीं बाइनियल प्लांट्स 1 साल में ग्रो करते हैं। बाइनियल का एग्जांपल हो गया आपके पास कैरेट। आपने कैरेट का प्लांट देखा होगा, या रेडिश, गाजर, मूली। तो आपने देखा होगा ये जो प्लांट्स होते हैं, ये इनकी हम रूट्स को खाते हैं, ठीक है, चाहे वो गाजर हो चाहे वो मूली हो। और हम जनरली उनकी रूट से ही हमें काम होता है, तो इसमें पत्ते आते हैं और हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन अगर इसी मूली की अगर आप प्लांट को ना निकालें, तो इसमें एक फलियां आती हैं जिन्हें हम सेंगरी कहते हैं, और बहुत सारे लोग सेंगरी की सब्जी भी खाते हैं। तो बाइनियल प्लांट्स वो वाले प्लांट्स होते हैं जिनकी लाइफ साइकिल 2 ईयर में कंप्लीट होती है। फर्स्ट ईयर में उनमें वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, पत्ते आते हैं, ब्रांचेस आती हैं। सेकेंड ईयर में उनमें फ्लावर आता है और उनमें फ्रूट्स आते हैं। तो बाइनियल प्लांट्स के एग्जांपल हो गया कैरेट एंड रेडिश, जो अपनी लाइफ साइकिल 2 ईयर में कंप्लीट करते हैं। वहीं पेरिनियल प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो आपके पास बहुत सालों तक सरवाइव कर सकते हैं। जैसे आपकी ट्रीज़ हो गए, जितनी भी ट्रीज़ होती हैं उन्हें हम पेरिनियल प्लांट्स कहते हैं। क्योंकि वो, जैसे आप मैंगो ट्री देखेंगे, आपको अगर आपने आज एक मैंगो ट्री का प्लांट लगाया है, तो 4-5 साल तक उसमें ग्रोथ होगी, फिर उसमें फ्रूट्स आएंगे हर ईयर। तो इस तरीके से पेरिनियल प्लांट्स जो होते हैं वो बहुत ईयर के लिए सरवाइव करते हैं, और उनमें बहुत ईयर तक वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, उसके बाद वो रिप्रोडक्टिव फेज में जाते हैं। तो आई होप तीनों क्लियर हो गया होगा। प्लांट्स जो होते हैं वो 3 टाइप के हैं। एनुअल, 1 साल में ही फ्लावर, 1 साल में ही वेजिटेटिव, 1 साल में ही रिप्रोडक्टिव, देन डाई। बाइन्युअल, 1 साल में वेजिटेटिव, नेक्स्ट ईयर रिप्रोडक्टिव, देन डाई। पेरिनियल, लॉट ऑफ ईयर, बहुत सारे साल चाहिए पहले ग्रो करने के लिए, बाद में उसमें रिप्रोडक्टिव फेस, और उसके बाद बहुत साल के बाद डाई। तो इस टाइप से हमारे 3 टाइप के प्लांट होते हैं, एनुअल, बाइनियल एंड पेरिनियल। नेक्स्ट आता है, इसमें भी कुछ एक्सेप्शन केसेस हैं। जैसे आप देखेंगे कि बैम्बू जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क के लिए आता है बोर्ड एग्जाम में। जो बैम्बू होता है वो एक ऐसी स्पीशीज़ है जो 50 से लेके 100 साल के बीच में फ्लावर देता है। यानी अगर आपने आज बैम्बू लगाया है, तो जब वो 50 से 100 साल के बीच में होगा, 60-70, तब जाके उसमें फ्लावर आएंगे। तो बहुत कम लोग होते हैं जिन्होंने बैम्बू के फ्लावर्स देखे होते हैं। आप गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं, सुंदर लगते हैं वाइट कलर के।
तो बैम्बू का प्लांट सबने देखा होगा, लेकिन बैम्बू के फ्लावर्स बहुत कम लोगों ने देखे होंगे। वो फ्लावर्स देते हैं, उसके बाद फ्रूट्स देते हैं, उसके बाद डाई। तो आपसे बोर्ड में क्वेश्चन या आपके एग्ज़ाम्स में यूटीज़ में क्वेश्चन आता है, कौन सी ऐसी स्पीशीज़ है जो 50 से 100 साल के बाद फ्लावर और उसमें फ्रूट्स देती है, उसके बाद मर जाती है, तो उसका एग्जाम्पल आएगा बैम्बू स्पीशीज़। नेक्स्ट ये है आपका फर्स्ट प्लांट। सेकंड एक्सेप्शन प्लांट है आपके पास स्ट्रॉबिलैंथस कुंथियाना। इसे ऐसे याद करिए, स्ट्रॉबिलैंथस कुंथी याद कर लीजिए, कुंथियाना। इसका इंग्लिश नेम है नीलकुरंजी या नीला कुरंजी। लिखा नीला है बट इट्स नीलकुरंजी। ये 12 साल में एक बार फूल देता है। इसने लास्ट टाइम जो फ्लावर दिया था वो 2006 के बाद, आप इसमें 12 साल ऐड कर लीजिए, उसके बाद प्लस 12 साल करते रहिए। तो इस तरीके से क्योंकि बुक पुरानी है तो 2006 के बारे में बताया है। सितंबर अक्टूबर में फ्लावर देता है। तो एग्ज़ाम में पूछते हैं ऐसा कौन सा प्लांट है, डायरेक्ट पूछना होता है तो पूछते हैं ऐसा कौन सा प्लांट है जो 12 साल में एक बार फूल देता है। कभी कभी थोड़ा ट्विस्ट करने के लिए पूछ लेते हैं कि एक फ्लावर था 2006 में दिया, फ्लावर आया था सितंबर अक्टूबर में, उसका नाम बताइए। तो उसका नाम आपको बताना है स्ट्रॉबिलैंथस कुंथियाना और कॉमन नेम है नीलकुरंजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये प्लांट आपको तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका की जगह पे मिलेंगे। जैसे आपकी ये इंडिया हो गई, यहाँ पे केरला हो गया, यहाँ तमिलनाडु हो गया, यहाँ कर्नाटका हो गया। तो यहाँ पे एक माउंटेन है जिन्हें हम नीलगिरी की पहाड़ियाँ बोलते हैं, नीलगिरी। तो ये जो नीलगिरी हैं ये ब्लू इसकी वजह से भी हो जाती हैं, ब्लू एंड पर्पल, क्योंकि ये फ्लावर जो होता है ये थोड़ा पर्पल शेड का होता है। तो ये बहुत अच्छा प्लेस है लोगों के लिए। यहाँ पे लिखा हुआ भी है ब्लू स्ट्रेचेस, क्योंकि टूरिस्ट को बहुत अट्रैक्ट करता है ये। तो यहाँ पे हमने दो चीज़ें पढ़ी, एक बैम्बू स्पीशीज़ जो 50 से 100 साल में एक बार फूल देती है, उसके बाद मर जाती है। दूसरा स्ट्रॉबिलैंथस कुंथियाना जो 12 साल में एक बार फूल देता है। और ये कहाँ मिलता है, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु में 2006 में दिखा था। सितंबर अक्टूबर इसका टाइमिंग होता है और इसकी वजह से पूरे पहाड़ जो होते हैं वो ब्लू शेप में आ जाते हैं, सॉरी कलर में आ जाते हैं। उसे हम नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहते हैं। ओके, ये वाला टॉपिक बस इसमें इतना ही था। नेक्स्ट है आपके पास नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास, ये जो फेसेस होते हैं ये क्यों आते हैं। आई थिंक इस बुक में थोड़ा सा चेंजेस है, नहीं ओके। इसमें यहाँ पे दिया हुआ है, आपकी बुक में भी दिया हुआ है कि ये जो वेरिएशंस हैं डिफरेंट आपके पास, जैसे बर्ड्स होती हैं ये हमेशा हर टाइम में एग नहीं प्रोड्यूस करती हैं। इनका एक पर्टिकुलर टाइम होता है जिसमें ये एग प्रोड्यूस करती हैं। ये भी एक सीजनल फिनोमेना है। तो बर्ड्स, लेकिन जो एग मार्केट में आते हैं, खाने वाले जो एग होते हैं वो तो हमें हर मंथ मिल जाते हैं, जनवरी से लेके दिसंबर तक। तो ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल है, हम बर्ड्स को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं। जो पोल्ट्री फार्मिंग में रहते हैं, जो मुर्गी पालते हैं जो लोग, वो लोग बर्ड्स को बहुत ज़्यादा, लास्ट लाइन में आप देखेंगे कि बर्ड्स इन कैपिटेटिव इन पोल्ट्री फार्म्स मेड टू बी वेरी एक्सप्लॉइट। इन्हें एक्सप्लॉइट किया जाता है, जिसकी वजह से ये हर मंथ में एग प्रोड्यूस करती हैं। इनमें कुछ इंजेक्शन्स या फिर इनको इस तरीके का इनमें FSH के इंजेक्शन्स या इस टाइप से किया जाता है जिससे कि ये हर महीने एग प्रोड्यूस करें। ये भी हम अपने फ़ायदे के लिए करते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ देखेंगे कि ये ले एग्स थ्रू आउट द ईयर। ये हमेशा एग नहीं देती हैं, बट इन्हें हम कमर्शियली एक्सप्लॉइट करते हैं ह्यूमन वेलफेयर के लिए। नेक्स्ट आता है, हमारे पास दो टाइप के एनिमल होते हैं। एक में होता है ऑस्ट्रिच साइकिल और एक में होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये दो टाइप के एनिमल्स कौन से होते हैं? एक होते हैं नॉन प्रीमेट्स। प्रीमेट एक ऑर्डर है। अगर आपको याद हो तो आपने 11th क्लास में एक टेबल पढ़ी थी चैप्टर फर्स्ट में, जिसमें आपने ह्यूमन का पूरा क्लासिफिकेशन पढ़ा था कि एनिमल किंगडम है, कॉर्डेटा है, मैमिलिया है, फिर प्रीमेट्स, होमिडी, इस टाइप से आपने पूरी टेबल पढ़ी होगी। तो प्रीमेटा एक ऑर्डर होता है। तो जितने भी आपके पास ये मंकी, एप्स, गिब्बन, जितने भी बंदर आपके प्रजाति आते हैं, साथ में इंसान, इन सब में एक स्पेशल टाइप की साइकिल होती है जिसे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, जो हर मंथ होती है।
जिसमें ब्लीडिंग होती है। लेकिन वहीं नॉन प्रीमेट्स में ऐसा नहीं होता। नॉन प्रीमेट्स में एक पर्टिकुलर सीज़न में ही होती है, साइक्लिक चेंज आता है, एक पर्टिकुलर सीज़न में ही आता है। उन्हें हम उस साइकिल को हम ओस्ट्रस साइकिल, ओस्ट्रस या ईस्ट्रस आप कुछ भी बोल सकते हैं, वो साइकिल बोलते हैं। तो जो नॉन प्रीमेट्स होते हैं इसमें डिफरेंस आता है प्रीमेट साइकिल्स में। तो आपको लिखना है ये जो ओस्ट्रस साइकिल्स है ये नॉन प्रीमेट्स में होती है, और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो प्रीमेट्स में होती है। इसके एग्जांपल्स आप बता सकते हैं, नॉन प्रीमेट्स के एग्जांपल बता सकते हैं काऊ, शीप, रैट, डियर, टाइगर। और आप प्रीमेट्स के एग्जांपल बता सकते हैं मंकी, एप्स, ह्यूमंस। तो ये 2 टाइप की साइकिल्स होती है। मैं एक और बार बता देती हूँ। एक होती है ओस्ट्रस साइकिल्स, एक होती है आपके पास मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये जो ओस्ट्रस साइकिल्स होती है ये नॉन प्रीमेट्स में होती है, ये आपके पास प्रीमेट्स में होती है। इसमें आपके पास काऊ, शीप, डॉग आ जाते हैं। इसमें आपके पास मंकी, ह्यूमन, एप्स ये आ जाते हैं। इसमें एक पर्टिकुलर सीज़न में ही साइक्लिक चेंज आता है, और इसमें हर मंथ में साइक्लिक चेंज आता है। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं फॉर 2 मार्क्स, डिफरेंस बिटवीन ओस्ट्रस एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल। नेक्स्ट आता है, इसी के बेसिस में हम एनिमल्स को सीजनल ब्रीडर एंड कंटिन्यूअस ब्रीडर में भी डिवाइड कर सकते हैं। जो एक पर्टिकुलर सीजन में ही रिप्रोडक्शन करते हैं, पर्टिकुलर सीजन में ही ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें हम सीजनल ब्रीडर कहते हैं। और जो किसी भी मंथ में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं उन्हें हम कंटिन्यूअस ब्रीडर कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया अभी कि जो बर्ड्स होती हैं वो एक पर्टिकुलर सीजन में ही एग लेइंग करती हैं। जैसे अभी एक बर्ड होती है जिसका नाम डव होता है, DOVE, वो इस मंथ में ही एग प्रोड्यूस करती है, वो हर मंथ में एग प्रोड्यूस नहीं करती है। तो जो एक पर्टिकुलर मंथ में एग प्रोड्यूस करते हैं, एक पर्टिकुलर मंथ में ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें हम सीजनल कहते हैं। सिंपल तरीका है सीजनल, सीजन में, किसी पर्टिकुलर सीजन में। कंटिन्यूअस जैसे ह्यूमन बींग है, जनवरी फरवरी कभी भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है, तो उन्हें हम कंटिन्यूअस ब्रीडर कहते हैं। तो ये आई होप ये वाला टॉपिक क्लियर हो गया होगा, कंटिन्यूअस ब्रीडर एंड सीजनल ब्रीडर। नेक्स्ट आता है, ये जो ह्यूमंस में या एनिमल्स में फेसेस आ रहे हैं, वेजिटेटिव फेज, जुवेनाइल फेज, उसके बाद रिप्रोडक्टिव फेज, ओल्ड फेज, इन सब के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? इन सब के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो है हार्मोन्स। हमारी बॉडी में हार्मोन्स, जैसे आपने जो यंग बेबी होते हैं उनसे अडल्टहुड आने में हार्मोन्स का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। जब हार्मोन्स ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं, आपकी बॉडी में चेंजेस आने लगते हैं, वॉइस चेंज होने लगती है, हेयर्स आने लगते हैं बॉडी पे। तो इस टाइप से ये जो हार्मोन्स होते हैं ये हमारा फिजिकल अपीयरेंस तो चेंज करते ही हैं, साथ में हमारे बिहेवियर में भी चेंज करते हैं। जैसे जब आप एडल्टहुड में होते हैं आपको गुस्सा बहुत आता है, क्योंकि आपके हार्मोनल, ये आपकी गलती नहीं होती है, ये हार्मोन्स का खेल होता है। तो जनरली इन सब चीज़ों के लिए जो रिस्पॉन्सिबल हैं वो होते हैं हार्मोन्स। तो आप यहाँ पे देखेंगे इसमें दिया हुआ है, ये जो इसमें इस पैराग्राफ में नहीं दिया हुआ है, नेक्स्ट पैराग्राफ में हार्मोन्स की स्टोरीज दी हुई है। तो आप इसमें देखेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब ओल्ड एज हम किसे कहेंगे? ओल्ड एज हम उसे कहेंगे जब हमारा रिप्रोडक्टिव फेज ख़त्म होने लगेगा, उसी फेज़ को हम सेंसेस या फिर ओल्ड एज फेज़ कहेंगे। तो जब रिप्रोडक्शन की पावर लॉस होने लगे, जब हार्मोन्स काम करना, हार्मोन्स कम हो जाएं, साथ में बॉडी का मेटाबॉलिज्म, जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो स्लो डाउन हो जाए, उस फेज़ को हम ओल्ड एज या सेंसस फेज बोलते हैं। और सेंसस और ओल्ड एज फेज के बाद अल्टीमेटली आती है डेथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके अल्टीमेटली आपको इसके बाद डेथ ही होनी है। तो सबसे पहले आती है आपकी ग्रोइंग फेज या जेमलाइन फेज, उसके बाद आता है आपके पास रिप्रोडक्टिव फेज, उसके बाद आता है आपके पास सेंसस फेज जिसे हम ओल्ड एज भी बोलते हैं, और उसके बाद हो जाती है डेथ। तो ये फेसेस होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ में, ह्यूमन के भी। सेम अगर यही चीज़ हम बोलें तो वेजिटेटिव फेज हो जाएगा, प्लांट के केस में रिप्रोडक्टिव बोल सकते हैं आप, सेंसस भी बोल सकते हैं, डेथ भी बोल सकते हैं। तो बस यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है, एक एनिमल के लिए वर्ड यूज़ करते हैं और वेजिटेटिव हम प्लांट के केस में हम वर्ड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हॉर्मोन्स वाला। मैंने आपको बता ही दिया है कि हॉर्मोन्स जो होते हैं वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं इन तीनों फेसेस के लिए। नेक्स्ट आता है हॉर्मोन्स के संग कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं। जैसा इन्वायरमेंट में आप रहेंगे वैसे ही बॉडी पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, जो आपके बिहेवियर एक्सप्रेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो वही गुस्सा आ रहा है वो आपका बिहेवियर एक्सप्रेशन हो गया,
वो हार्मोन की वजह से प्लस इन्वायरमेंटल फैक्टर, आपको कोई परेशान कर रहा है इस वजह से भी आपको गुस्सा आ सकता है। तो ये 2 चीज़ें हो गई इनमें, हार्मोन प्लस इन्वायरमेंटल फैक्टर। नेक्स्ट आता है इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी हम सेक्सुअली टॉपिक पढ़ रहे हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होता है जिसमें 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। ये आपको आ ही गया होगा क्लियर समझ में। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, बहुत स्लो प्रोसेस होता है। अब इसमें 3 इवेंट्स होते हैं। अगर हम देखें तो इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम 3 में डिवाइड करेंगे। एक होता है प्री फर्टिलाइजिंग इवेंट, प्री फर्टिलाइजेशन से पहले, फिर होता है आपके पास फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, और फिर होता है आपके पास पोस्ट। तो हमारे पास ये 3 इवेंट्स होते हैं रिप्रोडक्शन के। प्री, रिप्रोडक्शन करने से पहले क्या चीज़ बनेगी, कैसे जाएगी, कैसे पहुंचेगी, फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, फिर जब जाइगोट बन जाएगा उसके बाद क्या प्रोसेस होगा। तो ये हमारे पास 3 फेसेस हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। इसमें आपके पास इसमें बस वही बताया हुआ है कि एक मैच्योरिटी अटेंड करने के बाद कोई भी ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकता है, और रिप्रोडक्शन से आपकी जो नेक्स्ट प्रोजेनी है वो आगे बढ़ती है। नेक्स्ट आता है वही चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट होता है, सेकेंड फर्टिलाइजेशन है, नेक्स्ट पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है। प्री में हमारे भी जब आप इसे कॉपी में ड्रॉ करें तो आप एक फ्लो चार्ट बना लें सिंपल तरीके से। सबसे ऊपर लिख सकते हैं आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम है इसलिए मैं शॉर्ट में आपको ऐसे बता दे रही हूँ। फिर आप उसमें लिख सकते हैं प्री, फिर लिख सकते हैं फर्टिलाइजेशन, फिर लिख सकते हैं पोस्ट। प्री को भी दो में डिवाइड करें, एक में लिखें गैमेटोजेनेसिस और एक में लिखें गैमेट ट्रांसफ़र। वैसे ही फर्टिलाइजेशन में आप सिंपली फर्टिलाइजेशन या सिनगैमी लिख सकते हैं। पोस्ट में आपको लिखना है जाइगोट, और सेकंड में लिखना है एम्ब्रियोजेनेसिस। तो इस तरीके से आपको एक फ्लो चार्ट बनाना है जिसमें आपको पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिखना है यहाँ पर, फिर उसको 3 में डिवाइड करना है, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री के अंदर भी आपको 2 लाइन्स या 2 में डिवाइड कर सकते हैं आप, गैमेटोजेनेसिस, गैमेट ट्रांसफ़र, फर्टिलाइजेशन, और जाइगोट और एम्ब्रियोजेनेसिस। ये आपको आगे मिलेंगे टॉपिक्स तो आपको भी क्लियर हो जाएगा। तो अभी हम प्री फर्टिलाइजेशन पढ़ रहे हैं। इसके अंदर हम 2 टॉपिक्स पढ़ेंगे। एक हम पढ़ेंगे गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है गैमेट का बनना, गैमेटोजेनेसिस। और एक हम पढ़ेंगे गैमेट ट्रांसफ़र, गैमेट का एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंदर हम पढ़ लेते हैं क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं। सबसे पहले जो आपकी बुक में वही चीज़ फिर से बताई हुई है कि प्री फर्टिलाइजेशन में 2 चीज़ें होती हैं, एक गैमेटोजेनेसिस होती है, दूसरा गैमेट ट्रांसफ़र होता है। गैमेटोजेनेसिस का मतलब गैमेट्स का बनना। अगर हम ह्यूमंस की बात करें, एग बनाना है और स्पर्म बनाना है तो इसके लिए इस प्रोसेस को हम गैमेटोजेनेसिस कहेंगे, जो आपको 3rd चैप्टर में बहुत डिटेल में पता चलेगा कि किस तरीके से एग बनता है, किस तरीके से स्पर्म बनते हैं। वहीं अगर किसी और प्लांट की बात करें, ज़ूस्पोर्स, जाइगोट, ज़ूस्पोर्स नहीं, एंथ्रोजोइट्स, ये सब किस तरीके से बनते हैं, इन सब प्रोसेस में हम ये सब प्रोसेस गैमेटोजेनेसिस के अंदर आते हैं। गैमेट ट्रांसफ़र का मतलब है एग बन गया, स्पर्म बन गया, अब ये मेल जो है वो फीमेल तक जाएगा कैसे, मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक जाएगा कैसे, उस प्रोसेस को हम गैमेट ट्रांसफ़र कहते हैं। तो सीधे हम गैमेटोजेनेसिस पे ही आ जाते हैं। Gametogenesis refers to as the process of formation of 2 types of gamete, male and female. Simple आप गैमेटोजेनेसिस जेनेसिस जहाँ वर्ड आता है उसका मतलब होता है फॉर्मेशन और गैमेट का बनना। तो गैमेट के बनने को ही गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। अब गैमेट भी हमारे पास 2 टाइप के होते हैं, एक मेल और एक फीमेल। तो सिंपल डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस, आइदर इट इज़ मेल और इट इज़ फीमेल। चाहे वो मेल का बनाना हो या फीमेल का बनाना हो, उस प्रोसेस को हम गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। अगला टॉपिक है एल्गीज़ में ये जो गैमेट्स होते हैं ये सेम होते हैं। जैसे आप डायग्राम में देखेंगे, ये जो फर्स्ट वाला है आप इसमें से देख के नहीं बता सकते कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है, क्योंकि दोनों देखने में सेम है। जब दोनों गैमेट देखने में सेम होते हैं और आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है, ऐसे गैमेट को हम बोलते हैं आइसोगैमेट। आइसोगैमेट मतलब मेल एंड फीमेल में कोई डिफरेंस ही नहीं है, ना मॉर्फोलॉजिकल ना जेनेटिकली, हमें समझ ही नहीं आ रहा कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है। तो जब दोनों सिमिलर हो, सो सिमिलर इन अपीयरेंस,
दोनों गैमेट्स इतने ज़्यादा सिमिलर हों कि हम डिस्टिंग्विश ना कर सके, ऐसे गैमेट को हम आइसोगैमेट कहते हैं। नेक्स्ट आता है यही चीज़ अगर उल्टी हो जाए कि गैमेट थोड़े से डिफरेंट हों, कि हमें पता चले, अगर आपको मैं पुराना एक बार डायग्राम दिखा दूं कि जैसे इसमें एक दिख रहा होगा आपको कि एक बड़ा है एक छोटा है, यहाँ साइड में एक बड़ा है, यहाँ एक साइड में स्पर्म जैसा निकला हुआ है। तो जब ये गैमेट्स डिफरेंट होते हैं, जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों में साइज़ एंड शेप में अंतर है, आपको पता चल रहा है मे बी ये एग हो सकता है, ये छोटा सा एंथ्रोजॉइड हो सकता है, ये एग हो सकता है, ये स्पर्म हो सकता है। तो जब आपको डायग्राम्स में क्लियर डिस्टिंग्विश हो कि हाँ ये एक अलग है साइज़ में, शेप में, मेल एंड फीमेल दिख रहे हैं, दोनों एक छोटा बड़ा है, और हम बता सकते हैं कि ये शायद एग हो, ये शायद स्पर्म हो, ऐसे गैमेट को हम हेट्रोगैमेट कहते हैं। तो आप इसके अंदर भी आप ऐसे लिख सकते हैं कि गैमेट लिखा आपने, गैमेट्स भी हमारे पास दो टाइप के होते हैं। एक होता है आइसोगैमेट, आइसो मीन सेम, गैमेट का मतलब गैमेट, आइसो मीन सेम। तो सेम टाइप के गैमेट्स को आइसोगैमेट्स कहेंगे। उसके नीचे आप ऐसे डायग्राम बना लीजिए दोनों सेम जैसे। फिर आप यहाँ पे लिख लीजिए हेट्रोगैमेट्स। हेट्रोगैमेट्स मीन्स डिफरेंट, हेट्रो मीन्स डिफरेंट, गैमेट मीन्स गैमेट। तो हेट्रो गैमेट होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, उसके लिए आप ये दोनों डायग्राम्स बना लीजिए। तो इस तरीके से जितना फ्लो चार्ट में यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा आंसर इफेक्टिव बनता है। नेक्स्ट आता है आपके पास, साथ में एग्जांपल्स भी दीजिए। जैसे यहाँ बताया आइसोगैमेट किस में मिलता है, क्लाइडोफोरा एक एल्गी होती है। हेट्रोगैमेट्स किस में मिलता है, फ्यूकस में मिलता है। और आपके पास होमोसैपियंस यानी इंसान, ह्यूमन बींग्स में मिलते हैं, एक एग और स्पर्म। अगर आपको कभी एग्जांपल लिखने में प्रॉब्लम हो, आप थोड़ा सा विजुलाइज भी करेंगे कि आपने जर्नली कुछ चीज़ें आपको पता होती हैं, बस थोड़ा दिमाग चलाने की ज़रूरत होती है। तो जैसे होमोसैपियंस में एक एग और स्पर्म बहुत डिफरेंट होते हैं, तो वो हेट्रोगैमेट्स का एग्जांपल हो गया। और क्लाइडोफोरा जो है आपके पास वो होमोगैमेट्स का एग्जांपल हो गया। तो यहीं पे बताया हुआ है कि जब आप मेल एंड फीमेल को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं तो उसे होमोगैमेट बोलते हैं। होमो भी बोल सकते हैं, आइसो भी बोल सकते हैं। और जब उनमें मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंस होते हैं तो उन्हें हम हेट्रोगैमेट बोलते हैं। ओके, दे आर मॉर्फोलॉजिकल डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ हेट्रोगैमेट्स, जिसमें मेल को हम एंथ्रोजॉइड या स्पर्म बोलते हैं और फीमेल के लिए हम एग ही यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है, आई होप क्लियर हो गया होगा। सिंपली गैमेट्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है आइसोगैमेट, एक होते हैं हेट्रोगैमेट्स। आइसो मीन सेम, आइसो को होमो भी बोलते हैं, होमोगैमेट, आइसोगैमेट, जिसमें मेल एंड फीमेल इतने ज़्यादा सिमिलर होते हैं कि हमें उनमें अंतर ही नहीं पता चलता कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है, उन्हें हम आइसोगैमेट कहते हैं। एग्जाम्पल क्लैडोफोरा। हेट्रोगैमेट्स वो होते हैं जिनमें हमें अंतर पता चलता है कि मेल कौन सा है फीमेल कौन सा है, और जिसका एग्जाम्पल हो गया ह्यूमन बींग्स। और मेल गैमेट को हम एंथ्रोजॉइड बोलते हैं प्लांट के केस में, और हायर एनिमल्स में स्पर्म बोलते हैं, और फीमेल के लिए हम एग या फिर ओवम वर्ड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास ओके, नेक्स्ट टॉपिक है कि कुछ प्लांट और एनिमल्स जो होते हैं वो एक ही प्लांट पे मिलते हैं। आपको इस टॉपिक को समझने से पहले एक वर्ड याद रखना है, होमो, मोनो, बाइसेक्सुअल। बस ये लाइन याद करनी है। अगर आपने ये लाइन याद कर ली तो आप इसको आगे क्लियर कर सकते हैं, होमो, मोनो, बाइसेक्सुअल। और कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि बस एक यही लाइन याद करनी है, दूसरी लाइन याद नहीं करनी है। तो इसमें क्या है कि अगर आपके पास कभी कभी क्या होता है, जैसे ये कोई प्लांट है, ये मान लीजिए कोई थैलस है, एल्गी में जैसा होगा, इसमें यहाँ पे मेल भी है, ये कोई थैलस है, यहाँ मेल भी है, यहाँ फीमेल पार्ट भी है। तो इसे हम होमोथैलिक बोलते हैं। होमो का मतलब हो गया सेम, और थैलिक का मतलब हो गया थैलस। ये जो स्ट्रक्चर होता है एल्गीज में, इन्हें हम थैलस बोलते हैं, तो होमोथैलिक कहेंगे। सेम अगर अलग अलग है, ये कोई मेल का थैलस हो गया, एक ये अलग प्लांट है, ये फीमेल का हो गया, ये अलग हो जाएंगे तो होमो का उल्टा होता है हेट्रोथैलस, तो उसे हम हेट्रोथैलस कहेंगे। इसी तरीके से मोनोइशियस भी सेम इसी का ही मतलब है, आपको इसलिए वर्ड याद कराया, होमो, मोनो, बाइसेक्सुअल। अगर हम फूल के केस में देखें तो जैसे ये इसका स्टिग्मा है, ये इसका एंथर है, तो ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है क्योंकि इस फूल के अंदर फीमेल पार्ट भी है और मेल पार्ट भी है। तो आप ये टर्म जो है वो तीनों एक ही के लिए यूज़ कर रहे हैं, होमोथैलिक, बाइसेक्सुअल और मोनोइशियस। सेम अगर कोई प्लांट है जिसमें दोनों चीज़ें प्रेजेंट हैं, जैसे ये कोई प्लांट है, यहाँ पे एक मेल फ्लावर भी है, उसी में यहाँ फीमेल फ्लावर भी है, तो उसके लिए हम मोनोइशियस वर्ड यूज़ करते हैं। तो जब मेल एंड फीमेल एक ही प्लांट पर होते हैं तो उसके लिए हम
होमोथैलिक, मोनोइशियस या बायसेक्सुअल वर्ड यूज़ करते हैं, और इसका उल्टा हेट्रोथैलिक, डाइशियस और यूनिसेक्सुअल यूज़ करते हैं। आई होप समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। जो मोनोइशियस होते हैं और होमोथैलिक होते हैं और बायसेक्सुअल होते हैं, वो उनके लिए यूज़ करते हैं जो एक ही प्लांट पे मेल एंड फीमेल दोनों प्रेजेंट होते हैं। जैसे आपके पास, मैंने अभी आपको समझाया कि अगर हमारे पास ये कोई फ्यूनेरिया का मार्केंशिया का स्ट्रक्चर है, यहाँ पर एक आपके पास मेल है, और यहाँ मैं थोड़ा सुंदर सा बना दूँ कुछ ऐसा सा, ये फीमेल है, ये हो गई आपके पास फीमेल, और ये हो गया आपके पास मेल। ये अलग अलग थैलस पर हैं, इसका थैलस ये रहा, इसका थैलस ये रहा, अलग अलग प्लांट पर हैं, इसलिए इसको हम हेट्रोथैलिक बोलेंगे। और यही चीज़ अगर एक ही प्लांट पे होती तो इसे हम होमोथैलिक बोलते। होमो मीन्स सेम, थैलिक मीन्स थैलस। अब आता है मोनोइशियस और डाइशियस। ये टर्म आपके पास यहाँ दिए हुए हैं, मोनोइशियस एंड डाइशियस। मोनोइशियस होते हैं आपके पास जब आपके पास एक ही प्लांट है, उस प्लांट पर यहाँ पर एक मेल फ्लावर लगा हुआ है और एक फीमेल फ्लावर लगा हुआ है। जैसे आपने कद्दू की बेल देखी होगी, कद्दू की बेल में एक मेल फूल होता है, एक फीमेल फूल होता है, जो फीमेल होता है वही कद्दू बन जाता है, कुकुरबिट कहते हैं। तो ऐसे कंडीशन को हम मोनोइशियस कहते हैं। प्लांट एक है लेकिन उसमें फ्लावर अलग अलग हैं। तो यहाँ पे बस आपको ये लिखना होता है कि प्लांट हैविंग बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर इज नोन एज मोनोइशियस। बायसेक्सुअल कंडीशन, फूल ये रहा स्टिग्मा, ये रहा उसका एंथर, जब दोनों एक ही में प्रेजेंट होते हैं तो उसे हम बायसेक्सुअल कहते हैं। इसका उल्टा कर लीजिए, वो डाइशियस आ जाएगा। डाइशियस का मतलब है एक प्लांट अलग और एक प्लांट अलग। जैसे पपाया जो पपीते होते हैं उनके एक मेल प्लांट होता है और एक फीमेल प्लांट होता है। आपको दोनों प्लांट आसपास लगाने पड़ेंगे, तभी उसमें फर्टिलाइजेशन हो पाएगा, पॉलिनेशन हो पाएगा और प्लांट बन पाएंगे। तो जो पपाया होता है उसमें आपके दो प्लांट्स होते हैं। सेम डेट पाम में भी दो प्लांट्स होते हैं, मेल प्लांट अलग, फीमेल प्लांट अलग। मेल प्लांट होगा और मेल प्लांट डिफरेंट होता है, फीमेल प्लांट अलग जगह पे होता है, और पास पास भी हो सकते हैं और उनमें पॉलिनेशन हो जाता है। नेक्स्ट आता है मोनोइशियस। मैंने अभी आपको बताया मोनोइशियस का एग्जाम्पल जो है वो है कुकुरबिट्स एंड कोकोनट। सिंपल तरीका CC, 2C। तो ये दोनों एग्जाम्पल हैं मोनोइशियस के। और PP यानी पपाया एंड डेट पम्प, ये दोनों एग्जाम्पल हैं डाइशियस के। अब मोनोइशियस में हमने बताया कि ये एक बेल है, इसमें एक फीमेल फ्लावर है और एक मेल फ्लावर है। तो फीमेल फ्लावर को हम पिस्टिलेट कहते हैं, पिस्टल से बनता है पिस्टिलेट, और मेल फ्लावर को हम स्टेमिनेट कहते हैं। तो आप बुक में ढूंढ लीजिएगा स्टेमिनेट कहाँ लिखा हुआ है, यहीं कहीं पे होगा आगे। मेल फ्लावर को स्टेमिनेट कहते हैं और फीमेल फ्लावर को पिस्टिलेट कहते हैं। आई होप ये समझ आ गया होगा आपको। यहाँ पे लिखा हुआ है स्टैमिनेट, तो मेल फ्लावर स्टैमिनेट और फीमेल फ्लावर पिस्टिलेट। सेम एनिमल का जो केस होता है, इसमें भी कुछ एनिमल्स जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों एक ही बॉडी में होते हैं, और कुछ में एनिमल्स जिसमें अलग अलग बॉडी में होते हैं। तो हमारे पास दो टाइप के एनिमल हो गए, एक हो गया यूनिसेक्सुअल और एक हो गए बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल को ही हम हर्माफ्रोडाइट भी बोलते हैं। यूनिसेक्सुअल का मतलब हो गया जैसे ह्यूमन, एक हो गया आपके पास मेल, ठीक है, और एक हो गई आपके पास फीमेल। तो ये यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जिसमें मेल एंड फीमेल अलग अलग होते हैं। बाइसेक्सुअल हो गए जैसे आपके पास अर्थवॉर्म है, उसके अंदर ही मेल है, उसी के अंदर फीमेल है। टेपवॉर्म है, उसके अंदर ही मेल है, फीमेल है। ऐसे एनिमल्स को हम बाइसेक्सुअल कहते हैं। यूनिसेक्सुअल का एग्जांपल आपकी बुक में कॉकरोच दिया हुआ है, पीछे आप पेजेस पलटेंगे तो आपको डायग्राम्स मिल जाएंगे। तो यूनिसेक्सुअल का एग्जांपल कॉकरोच, और आपको कॉकरोच अगर याद नहीं रहता आप सिंपल ह्यूमन बींग्स भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल के एग्जांपल यहाँ दिए हुए हैं अर्थवॉर्म्स, स्पॉन्जेस, टेपवॉर्म, लीच, जो भी आपको याद रहे आप वो लिख सकते हैं। आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा। तो मैं आज यहीं तक एक्सप्लेन कर रही हूँ। आपके बुक में जितने भी डायग्राम्स दिए हैं उसे बहुत अच्छे से देखिए,
अर्थ फॉर्म का जहाँ डायग्राम दिया हुआ है 11th क्लास की बुक निकालिए, देखिए मेल सेगमेंट मेल पार्ट जो होता है टेस्टिड्स वो कौन से सेगमेंट्स में होती हैं, फीमेल कौन से सेगमेंट में होता है। स्टार्टिंग में एक में आपका लाइफ साइकिल लाइफ स्पैन में अलग अलग ऑर्गेनिज्म में फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में दिया हुआ है, उसे भी फिल कर लीजिए। और जितने भी नाम लिए गए हैं उनको एक बार गूगल पे सर्च ज़रूर करिए, क्राइसैंथेमम जैसे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के टाइम पे, तो आपको ज़्यादा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर रहेगा। ओके, थैंक यू सो मच।